संबाला के जंगल से फूलवती को आए कई माह हो गए थे। जाशाल ने कभी भूल कर भी उसका पता नहीं लिया था। हालांकि फूलवती उसे दिन रात याद करती रहती थी। एक तवील अरसा जाशाल की रफाकत में रहकर उसे उनसे सी हो गई थी। उसका कई बार जी चाहा था कि वो आज खुद एक बार जाशाल से जाकर मिले या फिर कम से कम उससे बात ही हो जाए, मगर जाशाल से बात करने की उसमें हिम्मत ही नहीं होती थी। आज जाशाल ने खुद उससे बात करने के लिए बॉस को कॉल की थी। ये बात फूलवती के लिए बेहद हैरान कुन भी थी और हैरत अंगेज भी। खुशी के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। ओके, मैं बात कर लेती हूँ, उसने मसरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा तो दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। फूलवती ने भी फोन का रिसीवर क्रेडल पर रखा और फिर दौड़ती हुई दूसरे कमरे में आ गई। उसने जल्दी से टीवी बंद किया और फिर फ्लैट की खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगी। तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद करके वो दोबारा उस कमरे में आ गई जहां टेलीफोन मौजूद था। कमरे में आकर वो वार्डरोब की तरफ आई। उसे खोलकर उसने वार्डरोब का एक खुफिया खाना खोला और उसमें से एक ब्रीफकेस निकाल लिया। ब्रीफकेस खोलकर उसके खुफिया खाने से उसने एक ट्रांजिस्टर नुमा ट्रांसमीटर निकाला और उसके मुख्तलिफ बटन दबाने लगी। ट्रांसमीटर का डायल रोशन हो गया और उसमें से टू टू की आवाज आने लगी। फूलवती जल्दी जल्दी उस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगी। ये बज़ाहिर एक आम सा ट्रांजिस्टर था, लेकिन दर हकीकत ये एक वसी हैतमल का ट्रांसमीटर था। जैसे ही फूलवती ने उस पर जाशाल की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की, ट्रांसमीटर से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज निकलने लगी। यस, महाप्रभु स्पीकिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से गुर्राती हुई आवाज निकली। उस आवाज को सुनकर फूलवती यकबार की पूरी जान से लर्जा उठी थी। फूलवती स्पीकिंग ओवर। फूलवती ने बड़े मोतबाना और अकीदतमंदाना लहजे में कहा, फूलवती, ओ क्या तुम हमारी सुंदर दासी फूलवती ही बोल रही हो? ओवर। दूसरी तरफ से जाशाल की दबंग आवाज सुनाई दी। जी आका, आपकी अदना दासी फूलवती आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रही है। ओवर। फूलवती ने मसरत और कदरे सहमे हुए लहजे में रुक रुक कर कहा, सुंदरी, आज हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमारा दिल बेचैन हो रहा था, इसलिए हमने मास्टर से तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था। मास्टर ने हमें तुम्हारी कारकर्दगी और तुम्हारे कारनामों की तफसील बताई है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम जिस दिलेरी, जहानत और फर्शनासी से अपने मुल्क की खिदमत कर रही हो, इससे हमारे दिल को बहुत तकवीत मिली है और हमें खुशी है कि हमने तुम पर जो मेहनत की थी तुमने उसे रायगा नहीं जाने दिया। ओवर। जाशाल ने अपने मखसूस लहजे में उसकी तारीफ करते हुए कहा। जाशाल के मुंह से अपनी इस कदर तारीफ सुनकर फूलवती की आंखों में बेपनाह मसरत अंगेज चमक आ गई थी और खुशी के मारे उसका जिस्म कपकपाने लगा था। ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है आका, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या। ओवर। फूलवती ने इंतहा इंकसाराना लहजे में कहा, हमारी मेहरबानियां हमेशा तुम्हारे साथ है सुंदरी, और हमेशा रहेंगी। हम तुमसे एक निहायत जरूरी काम लेना चाहते हैं। क्या तुम हमारे किसी काम आ सकती हो? ओवर। दूसरी तरफ से जाशाल ने इस बार नरम लहजे में कहा, हुकुम आका, आपके मैं किसी काम आऊं, मेरी इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है। हुक्म कीजिए आका, मैं आपके हुक्म से अपना सर भी काट कर आपके कदमों में रख सकती हूँ। ओवर। फूलवती ने इंतहाई आजिज़ाना लहजे में कहा, शाबाश सुंदरी फूलवती, तुमने ये कहकर हमें खुश कर दिया है। हमें अब अफसोस हो रहा है कि हमने तुम जैसी सुंदरी को अपने से दूर क्यों भेजा। बहरहाल हमने फैसला कर लिया है कि हम तुम्हें वापस अपने संबाला जंगल में बुला लेंगे। अब हम तुम्हें अपनी दासी नहीं, अपनी मलिका बनाकर रखेंगे। तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी। ओवर। जाशाल ने कहा और उसकी बात सुनकर फूलवती का जिस्म यूं लरजने लगा जैसे उसे जाड़े का बुखार हो गया हो। ये लर्जिश खौफ की नहीं, खुशी की थी। जाशाल ने ऐसी अनहोनी बात कर दी थी जिसे सुनकर फूलवती को खुशी के पतंगे लग गए थे और उसका दिल चाह रहा था कि वो खुशी के मारे नाचना शुरू कर दे। क्या आप सच कह रहे हैं आका? ओवर। फूलवती ने खुशी से कांपते हुए लहजे में कहा, जाशाल का हर लफ्ज सच और पत्थर पर लकीर होता है सुंदरी, ऐसा कहकर हमारे दिल को ना दुखाओ। ओवर। जाशाल के लहजे में एक बार फिर करदगी ऊद कर आई थी। मेरा ये मतलब नहीं था आका। मैं फूलवती ने जाशाल का कर्क लहजा सुनकर सहम कर कहा, तो फिर हमारे पास आने के लिए तैयार हो जाओ। हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे पास आने से पहले तुम्हें पाकिस्तान में मौजूद क्राट जजीरे पर जाना है। क्राट पाकिस्तान की हुदूद में एक बड़ा और सरसब्ज जजीरा है। वहाँ 2 रोज कबल हमारे मुल्क का एक इंटरनेशनल जहाज क्रैश हुआ है। उस क्रैशिंग में पायलट समेत तमाम अफराद मारे गए हैं, जिनमें हमारे चंद खास आदमी भी मौजूद थे। वो हमारे लिए अफ्रीका के दूर दराज के जंगलों से एक देवी की सिया मूर्ति ला रहे थे। वो मूर्ति हमारे लिए किस कदर अहम है, इस बात का अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि अगर हमें वो मूर्ति ना मिली तो हम खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। ओवर। जाशाल ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, वो किस देवी की मूर्ति है आका, और किस चीज की बनी हुई है? इसके अलावा जो जहाज क्रैश हुआ है, क्या इसके बावजूद मूर्ति सलामत होगी? ओवर। फूलवती ने परेशानी से भरपूर लहजे में पूछा।
उस देवी का कोई नाम नहीं है। वो सिया रंग के एक खास शीशे की बनी हुई है जिस पर आग भी असर नहीं करती और न ही उसे किसी तरह तोड़ा जा सकता है। जहाज में अगर एटम बम भी फटा होगा तो इसके बावजूद मूर्ति सही सालिम होगी। क्राट जजीरे पर जाकर उसे तलाश करो और उसे लेकर फौरी तौर पर मेरे पास पहुंचो। ऊपर जाशाल ने इस बार बड़े कड़क लहजे में कहा, जो हुक्म आका, मैं आज बल्कि अभी जजीरा करार की तरफ रवाना हो जाती हूँ। सिया मूर्ति को तलाश करके उसे लेकर फौरन आपके पास आ रही हूँ। ऊपर फूलवती ने जल्दी से कहा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे सुंदरी, ओवर एंड ऑल, जाशाल ने कहा और उसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। फूलवती ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे ब्रीफकेस में डालकर ब्रीफकेस बंद किया और उसे उठाकर वापस वार्डरोब के खुफिया खाने में रखकर खाना बंद कर दिया और सोचने लगी कि सिया मूर्ति में ऐसी कौन सी खुसूसियत है जिसके लिए न सिर्फ जाशाल उसे अपनी मलिका बनाने के लिए तैयार हो गया है, बल्कि उसके मुताबिक वो मूर्ति ना मिलने पर खुदकुशी भी कर सकता है। जाशाल जैसा ताकतवर और सिपली कुव्वतों का मालिक इंसान एक देवी की मूर्ति के लिए खुदकुशी करने पर मजबूर हो सकता है। ये वाकई उसके लिए इंतहाई अनहोनी बात थी। वो काफी देर तक सिया मूर्ति के बारे में सोचती रही, फिर जब उसकी समझ में कुछ न आया तो उसने सर झटक दिया और टेलीफोन की जानिब बढ़ गई ताकि बॉस मास्टर को फोन करके अपने लिए जजीरा कराट में जाने का इंतजाम करा सके। मशीन गन बरदार गुंडों को अपने पीछे देखकर इमरान की पेशानी पर मामूली सी सिलवट भी नहीं आई थी। इमरान के उकब में आने वाले 2 मशीन गन बरदार थे। क्या ये मुझे मास्टर के पास ले जाएंगे? इमरान ने काउंटरमैन की जानिब देखते हुए कहा, मास्टर तुम जैसे थर्ड क्लास गुंडों से मिलना पसंद नहीं करता। ये मौत के हर कार्य हैं। तुमने यहाँ दोबारा आकर बहुत बड़ी भूल की है ब्लैक किंग। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। काउंटरमैन ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ओ तो ये बात है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे वो बिजली की सी तेजी से घूमा। उसने निहायत बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए एक गुंडे की मशीन गन की नाल पकड़ी और उछलकर दूसरे गुंडे के सीने पर लात जमा दी। दूसरे गुंडे के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो उड़ता हुआ पीछे एक मेज पर जा गिरा और मेज और उसके गिर्द बैठे हुए गुंडों को लिए हुए दूसरी तरफ उलट गया। जिस गुंडे के मशीन गन पर इमरान ने हाथ डाला था वो एक झटके से उसके हाथ में आ गई थी। इमरान ने दूसरा हाथ घुमाकर उस गुंडे के चेहरे पर मारा। चटाक की आवाज से हॉल गूंज उठा और गुंडा उछलकर कई फीट दूर जा गिरा। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ था कि वो दोनों गुंडे संभल ही न पाए। इमरान ने काउंटर से हटते हुए मशीन गन सीधी की और दूसरे ही लम्हे उसने ट्रिगर दबा दिया। मशीन गन की नाल से तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ गोलियों की बौछार हुई। हॉल में मौजूद गुंडे खून में लथपथ होकर उछल उछल कर गिरते चले गए। इमरान उन पर मुसलसल गोलियां बरसाता हुआ निहायत तेजी से एक सुतून की आड़ में हो गया था। हॉल में हर तरफ हड़बोंग मच गई थी। गुंडे बुरी तरह चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे, मगर इस वक्त इमरान के चेहरे पर दरिंदगी छाई हुई थी। वो शायद हॉल में मौजूद किसी गुंडे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। इंतहाई सफाकाना अंदाज में वो उन पर फायरिंग कर रहा था, जिससे गुंडों के चीथड़े उड़ रहे थे और हॉल खून और लाशों से अटता जा रहा था। काउंटरमैन उसे इस खौफनाक अंदाज में फायरिंग करते देखकर बौखलाकर काउंटर के पीछे छुप गया था। खबरदार, अगर तुम लोग अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो अपना असला निकाल कर फेंक दो। इमरान ने फायरिंग रोकते हुए गूंजदार आवाज में कहा। हॉल में मौजूद गुंडे जल्दी जल्दी अपना असला निकाल कर फेंकने लगे और अपने सरों पर हाथ रखकर खुद ही खड़े हो गए। बहुत खूब, अब तुम पीछे हटकर दीवारों के साथ लग जाओ, इमरान ने उसी अंदाज में कहा और गुंडे तेजी से पीछे हटते चले गए। ऐ काउंटर के पीछे से निकलो जल्दी, वरना भून कर रख दूंगा, इमरान ने काउंटर के पीछे छुपे हुए गुंडे से चीखते हुए कहा। तो काउंटरमैन जल्दी से सर पर हाथ रखकर कांपता हुआ काउंटर के पीछे से निकल आया। उसका चेहरा खौफ और दहशत से बिगड़ा हुआ था। इमरान ने जिस सफाकी से हॉल में मौजूद गुंडों को गोलियों से छलनी किया था, ये देखकर वहां मौजूद तमाम अफराद इमरान से बुरी तरह हिरासत दिखाई दे रहे थे और बिला चूं चुरा किए उसकी हिदायत पर अमल कर रहे थे। अब बताओ कहाँ है मास्टर? इमरान ने मशीन गन का रुख काउंटरमैन की जानिब करते हुए कहा। उसी लम्हे एक धमाका हुआ और इमरान के हाथ से मशीन गन निकलकर दूर जा गिरी। मास्टर से मिलने से पहले मुझसे तो मिल लो मिस्टर। अचानक एक तरफ से एक दहाड़ती हुई आवाज सुनाई दी और इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। उसने पलट कर देखा तो अंदरूनी दरवाजे से एक आदमी बाहर आ रहा था जिसका सर गंजा था। उसने सिया रंग का चुस्त लिबास पहन रखा था। उसके हाथ में पिस्टल था। उसने गोली चलाकर इमरान के हाथ से गन गिराई थी। उस गुंडे पर नजर पड़ते ही हॉल में मौजूद गुंडों की आंखों में चमक आ गई थी, जैसे वो उन सबका मसीहा बनकर आया हो। इमरान उस गुंडे को पहचानता था। वो शहर का नामी गिरामी गुंडा शेरू दादा था। इंतहाई कद आवर, लहीम शहीम और मजबूत जिस्म वाला शेरू दादा, जो इंतहाई सफाक, हद छट और अपने मुकाबिल की एक लम्हे में हड्डियां तोड़ देने का शौहरा रखता था। बहुत खूब, यहाँ तो तुमने अच्छा खासा मौत का बाजार गर्म कर रखा है। तुम्हारा नाम ब्लैक किंग है ना? सुना है तुम खुद को बहुत दिलेर और लड़ाका समझते हो। शेरू दादा ने इमरान के करीब आते हुए कहा और पिस्टल एक गुंडे की तरफ उछाल दिया, जिसे उसने दोनों हाथों से दबोच लिया।
दिलेर और लड़ाका होने का शोहरा तो मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है शेरू दादा, मगर तुम्हें तो मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ये तो तुम्हें तब मालूम होगा जब मैं अपने हाथों से माचिस की तीलियों की तरह तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, शेरू दादा ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। माचिस की तीली जब जलती है तो बड़े बड़े शैतानों को जलाकर राख बना देती है। इमरान ने भी उसी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा। खूब, बातें भी अच्छे कर लेते हो, मगर तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे मुकाबिल दुनिया का सबसे लड़ाका और खतरनाक दादा शेरू दादा खड़ा है, जिसके नाम से सारे शहर के गुंडों का खून खुश्क हो जाता है। मैं चाहता तो जिस गोली से तुम्हारी गन गिराई थी वो तुम्हारे दिल में भी उतार सकता था, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम पहले भी एक दो बार यहाँ हंगामा करके जा चुके हो और आज भी तुमने यहाँ कई गुंडों को मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़कर तुम्हें ऐसी खौफनाक मौत मारूंगा जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते, शेरू दादा ने बड़े फाकराना लहजे में कहा। शेर का नाम रखने वाले गीदड़ों से भी ज्यादा बुज़दिल और चूहे होते हैं शेरू दादा। मेरा मुकाबला करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बड़ी दुरुस्तगी से कहा। उसका अंदाज शेरू दादा को गुस्सा दिलाने वाला था और उसकी बात सुनकर शेरू दादा का चेहरा वाकई गैज़ व गजब से सुर्ख हो गया था। तुमने मुझे बुज़दिल और चूहा कहा, मुझे शेरू दादा को तुम्हारी ये जुर्रात। शेरू दादा गरजा और उसने अचानक इमरान पर छलांग लगा दी, लेकिन इमरान पहले से ही होशियार था। वो इंतहाई तेजी से एक तरफ हट गया और शेरू दादा मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। अरे अरे, शेरू दादा जमीन पर नाक रगड़ रहा है। चचा, इमरान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और शेरू दादा गुस्से की शिद्दत से उछलकर खड़ा हो गया। इस बार उसने बड़े मोहतात अंदाज में इमरान पर छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार भी वो इमरान को हाथ तक न लगा सका था। अब तो शेरू दादा के जहन पर जैसे छिपकली सी सवार हो गई। वो इंतहाई खतरनाक अंदाज में इमरान पर हमले करने लगा, मगर वो इमरान ही क्या जो आसानी से उसके किसी दाव में आ जाता। वो सारे हॉल में शेरू दादा को नन्हे बच्चों की तरह से नचाता फिर रहा था और शेरू दादा का गुस्से की शिद्दत से बुरा हाल होता जा रहा था। इतने बड़े और खतरनाक लड़ाका को एक मामूली सा गुंडा इस तरह नचाकर उसके साथियों के सामने उसकी तौहीन कर रहा था, ये वो किस तरह से बर्दाश्त कर सकता था। उसने इस बार अचानक एक नए रुख से इमरान पर हमला किया और इमरान पर तेजी से छलांग लगाई। इमरान ने अपने तौर पर खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस बार शेरू दादा ने उसे बड़ा खूबसूरत डॉज दिया था। उसने रास्ते में ही अपना रुख बदला और इमरान से टकरा गया। दूसरे ही लम्हे वो इमरान को बुरी तरह रगेदता हुआ जमीन पर जा गिरा। गिरते ही शेरू दादा ने जो जिट्सु के अंदाज में खड़ी हथेली का वार इमरान की गर्दन पर करने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिरते ही इमरान ने दोनों पैर समेटकर जोरदार झटका मारा तो शेरू दादा फिजा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही वो निहायत तेजी से उठकर खड़ा हो गया। इमरान ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए और फिर वो दो भूखे शेरों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़े। बाहर के गुंडे हैरत से आंखें फाड़े एक इंसान और एक देवजात की खौफनाक लड़ाई देख रहे थे। ब्लैक किंग जिस तरह शेरू दादा से लड़ रहा था, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई गुंडा इतनी देर शेरू दादा जैसे शहर आफाक गुंडे का मुकाबला कर सकता है। इमरान ने अपने जिस्म को एक खास अंदाज में हरकत दी। शेरू दादा समझा कि ब्लैक किंग अपना पहलू बचाना चाहता है। उसने जल्दी से अपना रुख मोड़ लिया, मगर इमरान ने उसे निहायत खूबसूरत डॉज दिया था। वो दोबारा पहली वाली पोजीशन में आ गया और जैसे ही शेरू दादा जरा सा आगे झुका, इमरान की भरपूर लात उसकी पुश्त पर लगी और शेरू दादा एक धमाके से फर्श पर जा गिरा। अगर वो बर वक्त अपने दोनों हाथ आगे न कर देता तो यकीनन उसके चेहरे का भुर्ता बन जाता। उसी लम्हे इमरान ने उसकी कमर पर छलांग लगा दी, मगर शेरू दादा निहायत फुर्ती से करवट बदल गया और इस बार इमरान को फर्श चाटना पड़ा था। शेरू दादा ने तेजी से करवट बदली और इमरान की पुश्त पर आ गया। उसने इमरान के सर के बाल पकड़ लिए और उन्हें पूरी कुव्वत से खींचने लगा। इमरान ने उसी लम्हे हाथ घुमाकर उसकी नाक पर मार दिया। शेरू दादा के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो उछलकर उकब में उलट गया। बहुत हो गया शेरू दादा, अब संभलो। इमरान ने फुर्ती से उठकर खड़े होते हुए कहा, हाँ वाकई बहुत हो गया, अब तुम मेरे हाथों नहीं बच सकोगे, मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा। शेरू दादा गुर्राया, मगर इससे पहले कि वो इमरान पर हमला करता, इमरान ने अचानक छलांग लगाकर कलाबाजी खाई और अपने दोनों पैर पूरी कुव्वत से शेरू दादा के सीने पर मार दिए। पैर उसके सीने पर इस कदर कुव्वत से पड़े थे कि शेरू दादा लहराता हुआ पीछे जा गिरा। उधर कलाबाजी खाकर इमरान सीधा हुआ और फिर उसके हाथ पांव मशीनी अंदाज में हरकत में आ गए और शेरू दादा के हलक से निकलने वाली चीखों से हॉल गूंजने लगा। फिर अचानक शेरू दादा के हाथ में इमरान की टांग आ गई। उसने इमरान की टांग पकड़कर पूरी कुव्वत से मरोड़ दी। इमरान रोल होता हुआ उलट कर गिरा, मगर उसने बर वक्त दूसरी टांग का इस्तेमाल करके शेरू दादा के चेहरे पर मार दी। शेरू दादा के हलक से निकलने वाली चीख बेहद करियानाक थी। वो दोनों हाथों से चेहरा पकड़े माही बेआब की मानिंद तड़पने लगा था। इमरान ने जमीन पर लौटने लगाई और उस जगह आ गया जहाँ एक गुंडे की मशीन गन गिरी हुई थी। उसने मशीन गन पकड़ी और उसे उठाकर सीधा हो गया।
शेरू दादा के पास आकर उसने उसके पहलू में जोरदार ठोकर मारी। अब मुझे मास्टर के पास ले चलोगे या इस मशीन गन की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूं? इमरान ने हलक के बल गुर्राते हुए कहा। शेरू दादा उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ और चेहरा खून से भरा हुआ था। इमरान के जूतों ने उसके चेहरे पर बेशुमार जख्म डाल दिए थे। उसके नाक से भी खून बलबल करता हुआ उबल रहा था। शेरू दादा का हशर देखकर हॉल में किसी गुंडे में इतनी जुर्रत ना हो रही थी कि वो इमरान के खिलाफ कोई इकदाम कर सके। तुम कौन हो? शेरू दादा को हराना और उससे इस खतरनाक अंदाज में लड़ना किसी आम गुंडे के बस की बात नहीं हो सकती। शेरू दादा ने आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा, मैं जो कोई भी हूँ तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे लड़कर अपने दिल की हसरत निकाल चुके हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मुझे मास्टर से मिलवा दो। इमरान ने गुस्से से सर झटकते हुए कहा। मास्टर नीचे तहखाने में है। शेरू दादा ने खिलाफ मामूल नर्म लहजे में उसे बता दिया। मुझे उसके पास ले चलो और सुनो, अगर तुमने मुझे डॉज देने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारा इस कदर भयानक हशर करूंगा कि तुम्हारी नस्लें सदियों तक तुम्हारी हालत पर बिलबिलाती रहेंगी। इमरान ने बड़े खूंखार लहजे में कहा। शेरू दादा ने इस बात में सर हिला दिया। शेरू दादा इमरान को लेकर एक दीवार के पास आया। उसने दीवार की जड़ में जूते की जरब लगाई तो दरमियान से दीवार फट गई और वहाँ एक दरवाजा सा बन गया। नीचे सीढ़ियां जाती दिखाई दे रही थी। शेरू दादा सीढ़ियां उतरने लगा। इमरान भी मशीन गन हाथ में लिए उसके पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे उतरकर वो एक राहदारी में आ गए। राहदारी बिल्कुल खाली थी। शेरू दादा इमरान को लिए हुए राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाजे के पास आ गया। उसने दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक तेज और गरजदार आवाज सुनाई दी। शेरू दादा हूँ बॉस। शेरू दादा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या बात है, क्यों आए हो? अंदर से पहले से ज्यादा करक और गुस्से लहजे में पूछा गया। बॉस, बार में एक ब्लैकिंग नामी गुंडा आया था। उसने बार में हमारे कई आदमियों को हलाक कर डाला है और हमारी बहुत बड़ी रकम उड़ाकर ले गया है। मैं भी बुरी तरह से जख्मी हूँ, शेरू दादा ने कहा। उसकी बात सुनकर इमरान चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। शेरू दादा जिस तरह इमरान के लिए राह हमवार कर रहा था, ये वाकई इंतहाई हैरत अंगेज बात थी। वो शायद इमरान की माहिराना लड़ाई से बेहद मरूब हो गया था जो इस तरह इमरान के साथ ताउन कर रहा था, या फिर इस ताउन के पीछे उसका कुछ और मकसद था जिसे इमरान न समझ पा रहा था। क्या एक मामूली गुंडा तुम्हारी मौजूदगी में बार में दाखिल होकर कत्ल व गारत करता रहा और रकम लूट कर ले गया? ये कैसे मुमकिन है? कौन था गुंडा जिसने मास्टर के सिल्वर बार में डाका डालने की कोशिश की है? अंदर से दहाड़ती हुई आवाज सुनाई दी और यकदम दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक गोल मटोल खौफनाक चेहरे वाले उद्दड़ उमर शख्स का चेहरा दिखाई दिया। इमरान जल्दी से शेरू दादा की आड़ में हो गया था ताकि उस पर नजर पड़ते ही मास्टर कोई गैर मामूली हरकत न कर सके, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गई जब उसने देखा जैसे ही मास्टर ने दरवाजा खोला, शेरू दादा की टांग हरकत में आई और मास्टर किसी ठोकर लगे हुए फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ और चीखता हुआ अंदर जा गिरा। आओ अंदर, शेरू दादा ने इमरान से कहा और तेजी से अंदर चला गया जहाँ उद्दड़ उमर मास्टर उठने की कोशिश कर रहा था। शेरू दादा ने उसकी कमर में एक बार फिर लात मार दी। मास्टर चीखता हुआ किसी गेंद की तरह दूर तक लुढ़क गया। शेरू दादा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मास्टर ने तेजी से उठकर खड़े होते हुए गुस्से से चीखते हुए कहा। फिर शेरू दादा के पीछे खौफनाक चेहरे वाले गुंडे और उसके हाथ में मौजूद मशीन गन देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। यह ब्लैक किंग जिसने बार में बेशुमार गुंडों को हलाक किया है और मुझे भी लड़ाई में शिकस्त दे दी है, मैं इसके लड़ने के अंदाज से बेहद मुतासिर हुआ हूँ। इससे लड़ते हुए मुझे भी एहसास हो गया है कि इस दुनिया में शेरू दादा से भी बेहतर लड़ाका मौजूद है। और तुम तो जानते हो कि मैं बहादुरों और इस कदर दिलराना अंदाज में लड़ने वालों की इंतहाई कदर करता हूँ। इसने लड़ाई में मुझे जबरदस्त अंदाज में शिकस्त दी है, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नहीं बल्कि इसका गुलाम हूँ। मैं उसूल पसंद आदमी हूँ और अपने से बढ़कर की इज्जत करना और उसकी खिदमत करना अपना फर्ज समझता हूँ, शेरू दादा ने कहा। उसकी बात सुनकर इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। शेरू दादा वाकई खुले दिल का मालिक मालूम होता था, जिसने न सिर्फ इमरान से शिकस्त तस्लीम कर ली थी बल्कि वो उसके साथ ताउन भी कर रहा था। वरना इस कदर खतरनाक कार में जहाँ हर तरफ खौफनाक गुंडों का राज था, इमरान सोच रहा था कि उसने वहाँ अकेले आकर गलती की थी। अपने साथ कम से कम उसे जोसेफ या सीक्रेट सर्विस के किसी मेंबर को ही ले आना चाहिए था ताकि वो ऊपर बार में गुंडों को संभाल लेता और वो इत्मीनान से मास्टर पर हाथ डाल देता। अब शेरू दादा ने ये सब कहकर उसके लिए सब काम आसान बना दिए थे। उसे इस जैसे उसूल पसंद और खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करने वालों से बेपनाह खुशी हासिल हुई थी। क्या इस हकीर गुंडे ने तुम्हें शिकस्त दे दी है? तो तुम इस मामूली गुंडे से मार खा गए हो? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? मास्टर ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए इमरान की जानिब देखते हुए कहा। जो सच है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, शेरू दादा ने कहा। बहुत खूब शेरू दादा, मुझे तुम्हारा जवाब सुनकर बेहद खुशी हुई है।
मैं तुम जैसे इंसानों की कदर करता हूँ, इसलिए तुम आज से मेरे दोस्त हो, गुलाम नहीं, इमरान ने कहा। तो शेरू दादा की आंखों में बेपनाह हैरत अंगेज चमक आ गई, जैसे ये बात कहकर इमरान ने उसका दिल जीत लिया हो। तुम आला ज़र्फ के मालिक हो ब्लैक किंग, मैं तुमसे दोस्ती करके फक्र महसूस कर रहा हूँ। तुम मास्टर से जो पूछना चाहते हो पूछ लो, इसके बाद मैं इसे अपने हाथों से गोली मार दूंगा। ये एक अरसे से सिल्वर बार में सांप बनकर बैठा हुआ है, आज तुम्हारी वजह से मुझे इसका सर कुचलने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं इसे किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। सिल्वर बार का बॉस आज से ये नहीं मैं हूँगा, और तुम इस बार के मेरे बराबर के पार्टनर होगे, शेरू दादा ने खुलकर सामने आते हुए कहा, और इमरान ने होंठ बीच लिए। अब उसे शेरू दादा के इस तरह ताउन और उसे शिकस्त तस्लीम करने का असल मकसद पता चल गया था। शेरू दादा मास्टर को मारकर सिल्वर बार पर कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए वो न जाने कब से इंतजार कर रहा था। अब वो मास्टर को हलाक करके उसकी मौत का सारा इल्जाम इमरान पर आयद करना चाहता था, ताकि वो सिल्वर बार के गुंडों को आसानी से मुतमईन कर सके। बार के गुंडों ने उसे शेरू दादा को शिकस्त देते देख लिया था, इसलिए उन्हें यकीन आ जाता कि वाकई ब्लैक किंग मास्टर को वहां हलाक करने के लिए ही आया था। मास्टर को हलाक करके शेरू दादा यकीनन उसका भी खात्मा कर देता। ये गुंडे ऐसे ही होते हैं जिनका कोई दीन मजहब नहीं होता। इमरान के दिल में शेरू दादा के लिए जो कदर जागी थी वो झाग की तरह बैठती चली गई। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो शेरू दादा, मैं मास्टर ने इतना ही कहा था कि शेरू दादा का हाथ घुमा और मास्टर बुरी तरह से चीखता हुआ दूर जा गिरा। शेरू दादा के ताकतवर हाथ ने उसका गाल फाड़ दिया था, उसके मुंह से खून की बूंदें टपकने लगी थी। इसे छोड़ दो और दरवाजा बंद कर दो शेरू दादा, मैं इससे खुद बात करूंगा, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। शेरू दादा ने इस्बात में सर हिलाया और मुड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि वो पलटता, इमरान ने उसकी जानिब गन का रुख कर दिया। उसकी गन से गोलियों की बौछार निकली और शेरू दादा का जिस्म शहद की मक्खियों का छत्ता बनता चला गया। शेरू दादा की आंखें हैरत से फट गई थी। वो उछलकर दरवाजे से टकराया और फिर उलटकर फर्श पर गिर पड़ा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित होता चला गया। ये तुमने क्या किया? तो तुम मास्टर ने खौफ से चीखते हुए कहा। उठकर खड़े हो जाओ, इमरान ने गन का रुख उसकी जानिब करते हुए कड़क लहजे में कहा। मास्टर सहमे हुए अंदाज में उठा और उसने अपने दोनों हाथ खुद ही सर पर रख लिए। इमरान ने जेब से सेफ में मौजूद ऑटोमेटिक कैमरे की बनाई हुई तस्वीर निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लड़की कौन है और इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? इमरान ने बगौर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। तस्वीर देखकर एक लम्हे के लिए मास्टर बुरी तरह से चौंक पड़ा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। कौन है ये? मैं इसे नहीं जानता, उसने इमरान से नजरें चुराते हुए कहा। देखो मास्टर, मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ बता दो। मैं ऊपर हॉल में लाशों के अंबार लगाकर आया हूँ और तुम्हारे सामने शेरू दादा को सजा दी है। ऐसा न हो तुम भी मेरे हाथों बेमौत मारे जाओ, इमरान ने इंतहा संत लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस लड़की को नहीं जानता, मास्टर ने जल्दी से कहा। मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो मास्टर, तुम इस लड़की को अच्छी तरह से जानते हो। इसके कानों में ग्रीन रोज के मखसूस टॉप्स हैं, जो तुम्हारे सिल्वर बार का मखसूस निशान है, इसलिए मुझसे उड़ना फिजूल है। अभी मेरी उंगलियां सीधी हैं, ऐसा ना हो कि मुझे उंगलियां टेढ़ी करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो न तुम रहोगे और न तुम्हारा ये बार रहेगा। तुम मुझे नहीं जानते, मैं चाहूँ तो तुम्हारे बार को तमाम गुंडों समेत एक लम्हे में जलाकर राख बना सकता हूँ। और ये मत समझना कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ। ऊपर हॉल में मेरे कई आदमी मौजूद हैं, जो अगर हरकत में आ गए तो सिल्वर बार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इमरान ने बड़े सख्त लहजे में उसे समझाते हुए कहा। मैं कह चुका हूँ, जब मैं इस लड़की को नहीं जानता तो मैं इसके बारे में तुम्हें क्या बताऊं? मास्टर ने बुरी तरह से सर झटकते हुए जवाब दिया। इमरान चंद लम्हे उसकी जानिब गौर से देखता रहा। मास्टर की आंखों में बेपनाह फिक्रमंदी और उलझन के साए लहरा रहे थे। ठीक है, तुम अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो, खबरदार अगर कोई हरकत की तो मैं गोली चला दूंगा, इमरान ने कुछ सोचकर कहा, क्योंकि अचानक ही उसकी कलाई पर जरबे लगना शुरू हो गई थी। शायद कोई मेंबर या ब्लैक जीरो उसे कॉल कर रहा था। मास्टर समझा कि ब्लैक किंग वहां से मायूस होकर निकलना चाहता है, इसलिए वो गैर इरादी तौर पर जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गया। इमरान दबे कदमों तेजी से आगे बढ़ा और उसने मशीन गन को नाल से पकड़कर उसका दस्ता अचानक मास्टर के सर पर मार दिया। मास्टर के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो उछलकर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठता, इमरान ने उसके सर पर एक और जर्ब लगाई, जिससे मास्टर के हाथ पांव ढीले पड़ गए। कमरे में दाखिल होते ही इमरान ने दरवाजे और कमरे की दीवारों की साख देखकर अंदाजा लगा लिया था कि कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ है, इसलिए उसे वहां कॉल रिसीव करने में कोई परेशानी नहीं थी। उसने गन मेज पर रखी और जल्दी से घड़ी का विंड बटन खींचकर उसे मखसूस अंदाज में दबा दिया। हेलो हेलो, सफदर कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। यस, इमरान अटेंडिंग यू, दिस एंड, ओवर, इमरान ने जल्दी से कहा। इमरान साहब,
आप कहाँ हैं? हमने चीफ के हुक्म से उस लड़की को ट्रेस कर लिया है जिसकी तलाश का उन्होंने हमें हुक्म दिया था। ओवर। सद्दर की आवाज सुनाई दी और इमरान एक तवील सांस लेने लगा। उसे ब्लैक जीरो की जहानत पर बेहद खुशी हुई थी, जिसने उसके सिल्वर बार में जाने के बावजूद मिम्रान को लड़की की तलाश पर लगा दिया था, और शायद उसी ने मिम्रान को हिदायत की थी कि वो लड़की का पता चलने पर सबसे पहले इमरान को इत्तला दे, इसलिए सफदर ने उसे कॉल किया था। गुड, कहाँ है वो लड़की और तुम कहाँ से बोल रहे हो? ओवर। इमरान ने जल्दी से कहा।